क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विलियन वाला टॉपिक, विलियन वाला चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने विलियन और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी थी और विलियन के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। उसका लिंक मैं यहाँ पर सजेशन में डाल देता हूँ या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम विलियन की सांद्रता को सांद्रता को दर्शाने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात जो विलियन में अवयव की जो सांद्रता होती है उसको किस किस रूप में हम दर्शा सकते हैं। तो इसमें हम लोग 7 परिभाषाएं पढ़ेंगे, हम लोग 7 रूपों में उन्हें दर्शा सकते हैं। तो 7 परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो पहली विधि है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, अर्थात मास परसेंटेज, जिसको हम लोग W/W कहते हैं। मास जो होता है वो भार से रिलेटेड होता है, भार मतलब वेट। ठीक है, तो किसी विलियन में उपस्थित अवयव के द्रव्यमान की प्रतिशत मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अर्थात जो अवयव का द्रव्यमान होगा किसी विलियन में, उसकी जो परसेंटेज वाली मात्रा होगी उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत बराबर अवयव का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, और प्रतिशत होता है तो प्रतिशत का मतलब ही आप जानते हो, गुणा में कितना होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, गुणा में 100। तो इस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। एक उदाहरण आपको यहाँ पे मैं लिखा नहीं, आप लिखना चाहे तो आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उदाहरण में जैसे 1 किलोग्राम चीनी पानी के विलियन में, चीनी पानी के विलियन में 200 ग्राम चीनी का घुलना। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम हमारे पास चीनी पानी का विलियन है, जिसमें हम लोगों ने 200 ग्राम चीनी घुला दिया। तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, इसलिए चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत, इसलिए चीनी का द्रव्यमान परसेंटेज कितना हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। तो चीनी का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम, और टोटल कितना चीनी पानी का विलियन है 1000 ग्राम गुणे 100। 100 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 करके अर्थात कितना परसेंटेज आ गया 20%। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान प्रतिशत का ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमारा आयतन प्रतिशत है, अर्थात जहां हमने द्रव्यमान लिखा था वहां हम आयतन लिख देंगे। किसी विलियन में उपस्थित अवयव के आयतन की प्रतिशत मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। अर्थात आयतन प्रतिशत अवयव का द्रव्यमान आयतन बटा विलियन का आयतन गुणे प्रतिशत है तो गुणे 100। जैसे में इसका एग्जाम्पल हो सकता है 1 लीटर आयतन में 100 ml एथेनॉल का घुलना। 1 लीटर आयतन पानी, 1 लीटर विलियन में 100 ml किसका घुलना, एथेनॉल का घुलना। तो ये क्या हो जाएगा 100 ml एथेनॉल है तो 100 ml बटा 1 लीटर है मतलब 1000 ml, और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कर दिया, बराबर कितना परसेंटेज आ गया 10%। अर्थात आयतन प्रतिशत हम निकालने के लिए अवयव का आयतन बटा विलियन का आयतन पूरे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो आप उदाहरण दे सकते हैं इसका। तीसरा नंबर है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अर्थात मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज मतलब ऊपर मास होगा नीचे वॉल्यूम होगा, अर्थात W/V। किसी विलियन के आयतन में उपस्थित, मतलब टोटल विलियन हमने लिया है, विलियन का क्या लिया है आयतन में उपस्थित अवयव के द्रव्यमान की मात्रा को, की प्रतिशत मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। अर्थात द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर अवयव का द्रव्यमान, जो हम लोगों ने लिया अवयव का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का आयतन, सॉरी विलियन का क्या लिया हमने आयतन, और गुणे क्या हो जाएगा प्रतिशत मात्रा है तो गुणे में क्या हो जाएगा 100। अर्थात द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा अवयव का द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन गुणे 100। जैसे में एक और इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हमने 1 लीटर चीनी पानी का विलियन लिया, उसमें 1
वो 200 ग्राम चीनी गुला दिया या 300 ग्राम चीनी गुला दिया तो 300 बटा 1000 गुणे 100 जितना परसेंटेज आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हमारा था द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इससे बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे के जो 4 आप पढ़िएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। प्रति मिलियन भाग, जिसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम, क्या कहा जाता है, पीपीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि जो हमारे रसायन होते हैं, जो पानी में घुलने वाले कीटनाशक जब डाला जाता है या कोई भी रसायन को जब उसकी मात्रा वायुमंडल में या कहीं देखी जाती है तो उसको हम पीपीएम में ही ज्ञात करते हैं। जैसे डीडीटी की मात्रा आपको बायो में पढ़ेंगे, तब बायो में आप देखेंगे जब डीडीटी की मात्रा को देखी जाएगी तो उसको पीपीएम में ही ज्ञात किया जाता है। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में उपस्थित अवयव की मात्रा को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए, किसी बिलियन के 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 लाख पे 5 जीरो, तो 10 लाख पे कितना जीरो हो जाएगा, 6, तो 10 की घात कितना, 6 मिलियनवे भाग। ठीक है, 1 मिलियन के 10 की घात 6वें भाग, मतलब 1 मिलियनवे भाग में उपस्थित अवयव की कुल मात्रा को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। अर्थात 1 मिलियन आयतन में जो 1 मिलियनवे भाग है उसमें अवयव की जो कुल मात्रा होगी उसको हम पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम कहते हैं। अर्थात पीपीएम बराबर अवयव की मात्रा बटा बिलियन की कुल मात्रा गुणे 10 की घात 6। तो यहाँ आप लोगों ने 4 देखा। अब जो है 3 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब उसके बारे में अब देखेंगे हम। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग 5वां देखते हैं। 5वां हमारा है मोल अंश अर्थात मोल फ्रैक्शन। किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या। आपने इससे पहले मोल के बारे में पढ़ा है कि मोल क्या होता है। तो एक मोल में जो कण की जो संख्या होती है वह एवोगाद्रो संख्या होती है, जिसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा किया था। तो यहाँ पर क्या है, मोल अंश अर्थात किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। अर्थात मोल अंश क्या है, 2 चीज का अनुपात है, एक अवयव का मोल अंश बटा विलयन का मोल अंश। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, अर्थात मोल अंश बराबर, इसको हम लोग x से सूचित करते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, विलय नहीं अवयव का अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या और बटा विलयन के मोलों की संख्या। हमने यहाँ क्या देखा कि ये 2 चीज का रेशियो है, अनुपात है, किसका किसका, विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या। अवयव के मोलों की संख्या और बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या का रेशियो है, अनुपात है, उसे हम लोग मोल अंश कहते हैं। अब जैसे में इसके देख लेते हैं, यदि अभी जैसे नहीं चल रहा है, अब हम लोग विलय और विलायक के लिए अलग अलग देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के जब आप रॉल्ट का नियम पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को इसका काम आएगा, इसलिए इसको देख लीजिए। यदि किसी विलयन में विलय मतलब जो घुलने वाला आता है, विलय के मोलों की संख्या n, छोटा n ले लिए, तथा विलायक के मोलों की संख्या बड़ा n हो तो, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या हमने क्या मान ली, छोटा n, और विलायक के मोलों की संख्या क्या मान ली, बड़ा n हो तो विलय का मोल अंश क्या हो जाएगा, विलय का मोल अंश बराबर
तो हमने पढ़ा है अवयव के मोलों की संख्या। तो अवयव के मोलों की संख्या मतलब विलय के मोलों की संख्या कितनी, छोटा n बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। किसी चीज का विलयन हम बनाते हैं, जैसे चीनी और पानी का विलयन बनाते हैं, तो विलयन में चीनी भी होता है और पानी भी होता है, अर्थात दोनों हो गया। तो दोनों हो गया मतलब n भी है और ये वाला n, ठीक है। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या आएगी, n बटा n प्लस n। यदि अगर हम लोग और विलायक की अगर ज्ञात करना चाहें तो विलायक का मोल अंश क्या हो जाएगा, तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी थी, तो बड़ा n थी, और विलयन के मोलों की संख्या तो दोनों के कंप्लीट हो जाएगा n प्लस n, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने दो फॉर्मूला देखा, पहला देखा विलय के मोलों की संख्या और दूसरा हम लोगों ने देखा विलायक के मोलों की मोल अंश, विलय का मोल अंश बटा विलायक और विलायक का मोल अंश। तो ये हमारा मोल अंश है, याद रखिएगा। मोल अंश का डेफिनेशन किसी भी विलयन में अवयव की मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। फिर यहाँ पर हमने विलय और विलायक का अलग अलग याद कर लिया, दोनों का आप कर लीजिएगा, यही आप मोल। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं छठा नंबर जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलरता मोलेरिटी, और सातवां नंबर मोललता अर्थात मोलेरिटी। ये दोनों बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का लगा दिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में नाम में बस थोड़ा सा अंतर है, इसको मोललता कहते हैं, इसको मोललता कहते हैं, अर्थात मोलेरिटी और मोलेरिटी कहते हैं, ठीक है। नाम में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके डिफिनेशन में भी बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। तो हम लोग दोनों का डिफिनेशन देखते हैं। तो ये हो जाएगा किसी मोलरता का क्या जाएगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को बड़ा एम द्वारा सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, बड़ा एम कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए डेफिनेशन, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। अब यहाँ पर मोलरता का क्या आ जाएगा, तो सेम यही डेफिनेशन, बस थोड़ा सा अंतर। किसी विलयन के 1 किलोग्राम, वहां 1 लीटर था, यहाँ क्या है 1 किलोग्राम आयतन में उपस्थित विलय के, सेम यही चीज, 1 किलोग्राम, यहाँ 1 लीटर है तो 1 किलोग्राम विलय में उपस्थित विलय के मोलों की कुल संख्या को, चाहे कुल संख्या नहीं लिखना है, मोलों की संख्या को मोललता, मोलेरिटी मतलब इसको छोटा आंसर करते हैं, छोटा आंसर क्या है कहते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने क्या देखा, विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की, 1 लीटर आयतन विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसमें 1 किलोग्राम आयतन नहीं आता, अनुमान हुआ, यहाँ गलती से आयतन लिखा गया, में विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मतलब छोटा एम कहते हैं। अब दोनों का देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मोललता बराबर, अर्थात मोललता मतलब m बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, मतलब आयतन किसमें है, लीटर में, ठीक है। यहाँ क्या होगा, मोललता बराबर मतलब छोटा एम बराबर क्या आ जाएगा, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का द्रव्यमान, मतलब टोटल कुल द्रव्यमान क्या है, केजी में होगा, ठीक है। तो
तो यहाँ हम लोगों ने दोनों में देखा, ये है 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या, ये क्या है 1 किलोग्राम द्रव्यमान में मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो ये दोनों का डिफिनेशन याद रखिएगा, दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इन दोनों के बीच में अंतर को देता है कि मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है, तो दोनों का डिफिनेशन दोनों तरफ दे दीजिएगा, अंतर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये हमारा आज का टॉपिक है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां, तो 7 विधियां हैं। 7 विधियां हमारी समाप्त होती है, जिनमें से 5, 6 और 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक को इसको पहले फेयर कर लीजिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विलयन के कुछ और प्रकार के बारे में देखेंगे, जिसमें संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन देखेंगे, तब जाकर के हम लोग हेनरी के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।